हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आज हम पूरी अच्छे तरीके से जो है फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे इस वीडियो में। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके एक सब्सक्राइब करने से भी मेरा जो कॉन्फिडेंस है बूस्ट होता है, देन फिर मैं मोटिवेट होती हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बनाऊँ। तो चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको ऐड किया गया है, इनकी क्या वैल्यू है हमारे लिए। तो चलिए, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको उनके थ्रू जो है समझाती चलूँगी कि क्या है फंडामेंटल राइट्स आखिर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पार्ट थर्ड में, कौन से पार्ट में आते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट थर्ड है वहाँ पे, और आर्टिकल 12 to 35 तक जो है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आते हैं। इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, आई होप कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट थर्ड और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या, उनको क्या बोला जाता है, साथ में मैंने ये पॉइंट लिखा है यहाँ पे छोटा सा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो है 1215 में, ठीक है डेट याद रखिएगा, 1215 में जो किंग जॉन थे इंग्लैंड के, ठीक है वो स्टोरी मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। किंग जॉन थे इंग्लैंड के, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये जो है राइट्स की लिस्ट को इशू किया था, क्योंकि वहाँ के जो वेरन्स थे, ठीक है वहाँ के जो वेरेंट्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें क्या चाहिए, हमें जो है हमारे राइट्स की सबसे पहले डिमांड हुई इंग्लैंड में, और उसके बाद किंग जॉन ने उनको जो है मैग्ना कार्टा इशू किया था। इसीलिए जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि फंडामेंटल राइट्स का स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए भी लाए गए हैं ताकि हमारी एक जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको प्रमोट किया जाए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की प्रमोशन के लिए जो है फंडामेंटल राइट्स को लाया गया। बाकी सोशल प्लस जो हमारी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए डीपीएसपी को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, बट जो डीपीएसपी है वो जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, बट सोशल और इकोनॉमिक राइट्स डेमोक्रेसी के लिए ये चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए हमने क्या किया है, प्रमोट किया है किसको, फंडामेंटल राइट्स को। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं। क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट लिख लेती हूँ मैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इंडिविजुअल की। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, 7 फंडामेंटल राइट्स थे ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद जो है हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ही जो है फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स हमने लिए कहाँ से, डिराइव कहाँ से किए हैं, कहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है, तो वो लिया है हमने यूएसए से। ठीक है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स को वारो किया हुआ है। उसके बाद 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स थे, तो वो था राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 to 18 आता है, फिर राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से 22 में आता है। ठीक है, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 के बीच में आता है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 आता है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं आर्टिकल 29 के बीच में। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो है आर्टिकल 31 में, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है हमारा वो है आर्टिकल 32 में। तो ये सारे राइट्स मैं आपको बेसिकली 1 by 1 समझाऊंगी अपनी वीडियोस में। मैं कम्प्लीटली एक एक आर्टिकल को समझाऊंगी यहाँ पे आपको, मतलब आर्टिकल 14 हम अलग से पढ़ेंगे, 15 अलग से पढ़ेंगे, 16 अलग से, 17, क्योंकि इस तरीके की अगर हम डिटेल करते रहेंगे ना फंडामेंटल राइट्स के लिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हर एक आर्टिकल को हम डिटेल में खुल के पढ़ेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ पे मैं खाली आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि फंडामेंटल राइट्स है कहाँ कहाँ से लिए हैं, कौन से पार्ट में आते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ ये पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज़ कवर कर लेते हैं, दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी। अब अगर हम बात करें ना आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी लिख देती हूँ यहाँ पे, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था ये पहले हमारे आर्टिकल 31 में आता था, लेकिन इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना पड़ा। इसके पीछे की एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री सुन लो आप, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ कमेंस 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को कमेंस हुआ। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी बड़े बड़े ज़मींदार थे उनके पास बहुत बहुत ज़मीनें थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनसे ज़मीनें छीन के किसको देना स्टार्ट कर दी, जो गरीब लोग थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उनको भी कुछ मिलना चाहिए था, तो गवर्नमेंट ने देना स्टार्ट कर दी ज़मीनें उनको, पीजेंट्स को, ठीक है, जो गरीब लोग थे, आम जनता थी, उनको देना स्टार्ट कर दी लैंड्स। बट जैसे ही वो उनको लैंड्स दे रहे थे उस टाइम पे, तो जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो जाके सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस करेंगे, बोलेंगे कि जो मतलब हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो किस्सा है, मतलब जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो हमसे छीना जा रहा है। और फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो जस्टिसेबल है नेचर में, हम उनकी अगर उनकी वायलेशन होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको इन्फोर्स करा सकते हैं, ठीक है। जस्टिसेबल होता है मतलब हम कोर्ट में जाके जो है उनको इन्फोर्स करा सकते हैं अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। तो उस टाइम के लोगों ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने बोला कि हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आप लोग क्या कर रहे हो, डिलीट, राइट टू प्रॉपर्टी जो है आप हमारा क्या कर रहे हो, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और ये वायलेट हो रहा है। तो जब इस तरीके की बात आई तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि अब जो लोग हैं उनको तो ज़मीनें देनी देनी है, इसके लिए अब उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स के लिए एक और चीज़ लाई। वो क्या थी, 9th शेड्यूल। क्या थी, 9th शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक न्यू शेड्यूल को ऐड किया गया, दैट इज़ 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और बोला गया कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा रेगुलेशन जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो उसको अगर हम 9th शेड्यूल में डाल देंगे तो वो फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट करेगा तभी भी उस एक्ट को या उस रेगुलेशन को वैलिड माना जाएगा। तो इसीलिए जो है 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। तो इसीलिए जो वहाँ से ही हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट भी कर दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया। और उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी को जो है देखो 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको डिलीट कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको आज के टाइम पे वो एक लीगल राइट है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, हमारा एक लीगल राइट है, ठीक है। आर्टिकल 300A के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी आता है, और हमारा जो पार्ट है वो 12 है इस टाइम पे। पार्ट 12 में जो है क्या आता है, राइट टू प्रॉपर्टी। और अभी ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो बाकी के फंडामेंटल राइट्स को मैं 1 by 1 आपको अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कराती रहूँगी। तब तक के लिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।